मेरा बाल, मेरा शरीर से बड़ा मेरा आत्मा, जो कि मेरी जल जंगल ज़मीन, जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है, उससे बड़ा हमारा ये शरीर और हमारा बाल और हमारी खूबसूरती नहीं है। ईसाई धर्म में जाति नहीं होती है, उसके बावजूद जाति का लाभ उठाते हुए ये लोग हमारे हक और अधिकार का हनन लगातार कर रहे हैं। कुवत है तो लड़िए ना, आइए ना। ये कमेंट खेलने से क्या आप जीत जाएंगे? अब बॉडीगार्ड पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, लोगों को खटक रहा है कि निशा जी के बाल क्या दिल्ली पहुंच गए? दिल्ली गए थे तो क्या शॉपिंग कराने गए थे भौजी को? हाँ, विदेश गए थे तो फंड लाने गए थे क्या? तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, गए तो फंड क्यों नहीं आया? कभी नहीं मिलेगा। ये जेल कैम्प पार्टी एक चोचला है। यहाँ लोगों को 51 टुकड़ा में काट दिया जा रहा है, आदिवासी बेटी को, और इन लोगों को लाज नहीं लग रहा है। अब मैया सम्मान की बात कर रहे हैं। झारखंड में डिलिस्टिंग को लेकर के क्या क्या नहीं हो रहा है। एक वाकया आपने सुना होगा, बकायदा सोशल मीडिया पर एक तस्वीर आपने बहुत गंभीरता से देखा होगा। केंद्रीय सरना समिति की महिला मोर्चा की अध्यक्ष निशा भगत जी ने अपने बाल का मुंडन करवा दिया है। ये माना जा रहा है कि लोकतंत्र में ऐसा मांग करना बिल्कुल झारखंड में एक नयापन है, एक नए तरीके से इसको कहीं ना कहीं पेश किया गया है। इनका मांग था कि जो ईसाई धर्मांतरण हो रहा है बड़े जोर शोर से, वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के पूरे उनके अस्तित्व पर खतरे का एक निशान है। चलिए हम बातचीत करेंगे। कल ही इन्होंने ऐसा किया है। निशा जी, बाल मुंडवाना क्या लोकतंत्र में जायज मांगों को रखने का क्या सार्थक तरीका है? क्या लगा आपको कि आपने एक मतलब कि सुंदरता के इस गहने को परित्याग कर दिया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। भारत के इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अपने अधिकारों का आप मांग कर सकते हैं। अपने अस्मिता को बचाने के लिए आप अपने अधिकारों के साथ, अपने समुदाय के साथ आप आगे आ सकते हैं। इसी तरह से इस लोकतंत्र में, इस भारत का संविधान अगर आदिवासी करता है, इस देश का संविधान के तहत आने वाला न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, और आदिवासी अस्मिता की रक्षा करना इस देश का लोकतंत्र है। लेकिन इस लोकतंत्र में आदिवासी अस्मिता की हत्या बराबर हो रही है। तो इसलिए हमने अपना ये जो माध्यम चुना है, मुंडन का माध्यम, मुंडन कराने से हमारी जो सरकार है वो कम से कम चेते और आदिवासी बेटा होने का तनिक सा भी एक फ़र्ज अदा करे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री इस देश का आदिवासी नेता बनना चाहते हैं, तो ये आदिवासियों का एक प्रण लिया हुआ है कि आदिवासी अस्मिता को जो लोग खिलवाड़ करेंगे, उन्हें हमारे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। हमने एक जवाब दिया है इनको मुंडन के माध्यम से कि हमारी लोकतंत्र में हत्या करना बंद कीजिए। हमारे जल जंगल ज़मीन हमारी आत्मा है, हमारी संस्कृति हमारी आत्मा है, हम ये कहना चाहते हैं। वो तो सही है, लेकिन आप देखेंगे जब हमारे यहाँ लोकतंत्र की परिकल्पना की ही जा रही थी, जब हमारा देश गुलाम था, उस समय महात्मा गांधी ने भी कई तरह के आंदोलन किए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। उन्होंने दांडी यात्रा, कई तरह की यात्राएं की थी। भारत छोड़ो आंदोलन, लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए मजबूर किया गया। मतलब एक तरह से विरोध था इन चीज़ों का, सड़क पर उतर करके चीज़ों को प्रदर्शित करना। लेकिन मेरा सवाल इसलिए था कि स्त्री होना और ऊपर से सौंदर्य का होना, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे का पूरक है। अभी स्त्रियां, आज की मॉडर्न लड़कियां अपने बालों पर हजारों खर्च करती हैं, शैम्पू, तरह तरह के कंडीशनर अप्लाई करती हैं, लेकिन आपने इसको हटा दिया। तो ये देखिए, इस भारत देश के राष्ट्रपिता के बारे में आपने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमारे भारत देश को बचाने के लिए सत्य और अहिंसा का रास्ता जो उन्होंने चुना है, और वो सबसे बड़ा खूबसूरत चीज़ ये है कि आपको भी जानने की आवश्यकता है कि वो भगवान बिरसा मुंडा जी से, जो आदिवासियों के भगवान के रूप में आदिवासी अस्मिता की जब जब बात आती है, भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम आता है। उनके आदर्शों पे वो चले थे, जो सादगी और भारत की संस्कृति, सभ्यता और जल जंगल ज़मीन को बचाने का जो मुहिम उन्होंने शांति तरीके से छेड़ा था, तो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे चल करके। और रही बात की एक लड़की की बात, तो मेरे लिए भी ये हमारा जो केश है, हमारी खूबसूरती है, जो हम भी चाहते हैं कि हम सुंदर दिखना चाहते हैं। लेकिन मेरे
आदिवासी जो हम इस भारत देश के मूल मालिक हैं, आज हमारा जो स्थिति आज दयनीय है, तो इस दयनीय हालात को देखते हुए हमारी आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए हमने अपने सुंदरता को मैंने कुर्बान किया, इसीलिए क्योंकि मेरा बाल मेरा शरीर से बड़ा मेरा आत्मा, जो कि मेरी जल जंगल ज़मीन, जो हमारी संस्कृति हमारी परंपरा है, उससे बड़ा हमारा ये शरीर और हमारा बाल और हमारी खूबसूरती नहीं है। इसीलिए हम अपने संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए एक नया आह्वान किए हैं, एक नया उलगुलान किए हैं कि हमारे समाज के लोग जागें और समझें कि हमारे पूर्वजों ने इतिहास रचा है और धर्म से पहले आदिवासियत आती है, बाद में धर्म आया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। चलिए ये बातें ठीक है, लेकिन ये जो लड़ाई है ये पूरे आदिवासी समुदाय ने वर्षों से लड़ने का कार्य किया है। कई वर्ष इसमें लग गए, लोगों ने उलगुलान किया और इस तरह की अस्मिता को बचाने की लड़ाई उन्होंने अपने पूर्वजों को कह सकते हैं कि खानदानी तौर तरीके से करते आए। कई लोग इसमें अपने जान तक को न्यौछावर कर दिए हैं। अब ऐसा करने से आपको लगता है कि सामाजिक बदलाव किस तरह से देखते हैं कि कितना बदलाव, कितना फर्क पड़ेगा समाज को? जब इस भारत देश में संविधान नहीं था, तब हमारी लड़ाई देखिए, हम कितने लड़ाकू, कितने फाइटर हुआ करते थे। हमारा इतिहास, हमारी गाथाएं बताएंगे। लेकिन भारत का हम संविधान का सम्मान करते हैं और इस लोकतंत्र के तहत हम लोग अपने संविधान के अंतर्गत हम लोग अपने हक और अधिकार को, जायज़ मांग को हम मांग रहे हैं कि रूढ़िवादी परंपरा, जो पुरखों से चलती आ रही परंपराएं, संस्कृति खतरे में है। धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा लगातार हमारे लोगों पे प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि हमारे भारत देश में संविधान में हमें विशेष रूप से कई आरक्षण और विशेष रूप से संवैधानिक अधिकार भी दिए हैं। उसका हनन ये धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा किया जा रहा है। ईसाई धर्म में जाति नहीं होती है, उसके बावजूद जाति का लाभ उठाते हुए ये लोग हमारे हक और अधिकार का हनन लगातार कर रहे हैं, दोहरा लाभ ले रहे हैं। चलिए, चूंकि निशा भगत जी माहिर जवाब देने के लिए जानी जाती हैं और सोशल मीडिया पर जब इनको लोग देखते हैं तो इनके जवाब को लोग सुनते हैं, चाहे वो विषय कंट्रोवर्सी का विषय क्यों ना हो, इनके जवाब को पूरा पूरा सुनते हैं। उसका ये प्रमाण आपको दिखेगा कमेंट के तौर पर सोशल मीडिया में जब निशा भगत का वीडियो चलता है। हम परमिशन ले लेते हैं कुछ ऐसे कमेंट्स में जो लोगों के हैं, जो आदिवासी हैं, जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं, और ये कई सारे लोगों का सवाल है। तो क्या आप जवाब देना पसंद करेंगी? ऑफ कोर्स जवाब देना पसंद करूंगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज के समय में आपको ये पता होना चाहिए कि भारत देश किसका है। विदेशी धर्म को मानने वाले लोग बहुत ही ताकतवर हैं। विदेशी धर्म को मानने वालों का, मिशनरियों का एक मिशन चल रहा है, उसमें कई फेक आईडीज़ बनाया जा रहा है, जो कि हमारे समुदाय के लोगों के द्वारा और ऐसे अनर्गल बातें भी बोली जा रही हैं। तो वो अपनी पराकाष्ठा को, जो नीचे निम्न स्तर पे जो अपना जो कहते हैं ना, चाल चलन चरित्र गिरा चुके हैं लोग, कभी उद्धार अच्छा नहीं कर सकते किसी और का। जो लोग अपने संस्कृति, अपने पूर्वजों का, जो अपने माँ बाप की दिए हुए संस्कार को भूल गए हो, तो क्या वो दूर देश में बैठे, जो वेटिकन में बैठे लोगों का संस्कार को अपना करके वो क्या सोचते हैं कि इस भारत देश के वो ही असली नागरिक हैं? निशा जी, कमेंट ज़रूर मैं उसका जवाब दूंगी। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि कुबत है तो लड़िए ना, आइए ना। ये कमेंट खेलने से क्या आप जीत जाएंगे? दोहरा राजनीति करने से क्या आप लोगों को लाभ मिल जाएगा? राजनीति मत कीजिए, हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, नहीं तो आने वाला समय में इस जगह में रहने के लिए हमने आपको जो सम्मान दिया है, अधिकार दिया कि भाई भाई का, और आप आज कसाई का काम कर रहे हैं, तो आप जाइए स्वतः से यरूशलेम जाइए, यहूदियों से लड़िए, फिलिस्तीनियों से लड़िए और वहाँ अपने धर्मस्थल को बचाइए। हमारे धर्मस्थल को खराब बोलने से, या फिर हमारे लोगों को खराब बोलने से, या फिर पुरखा का रीति रिवाज को आज भी अंधभक्ति का नाम देने से हम नहीं रास्ता बदल सकते। हमें आप धर्मांतरण नहीं करा सकते। आप बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं और बॉडीगार्ड पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, लोगों को खटक रहा है कि निशा भगत कल तक सोशल मीडिया में बोलती थी, कल किसी और पार्टी में थी, सवाल जवाब करती थी, अच्छा लगता था, लेकिन ये बॉडीगार्ड कहाँ से, बॉडीगार्ड को लेकर के कहाँ से पैसा आ रहा है? लोग कहते हैं कहाँ से पैसा बॉडीगार्ड को दे रही हैं, जब इनका कोई पैसा सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। समाज की बात करते हैं। बॉडीगार्ड्स कौन होते हैं? इंसान होते हैं, और इंसानी रिश्तों में पैसे का कोई मोल नहीं होता है।
अगर वो मेरे लिए गार्ड के तौर पे, आप इससे पहले देखिएगा कि बॉन्सर का ड्रेस पहन के हमारे भाई लोग हमारे पीछे घूमते थे और हमारी सुरक्षा करते थे तत्परता के साथ, और आज हमारे समाज के बुजुर्ग भी हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए तीर धनुष लेके चल रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बात में? आज जो मिशनरीज शिक्षा के नाम पे अपना जो चैरिटी के नाम से यहाँ आए हैं, तो आप बता दीजिए कि कौन से मिशनरी के अलावा जो गरीब तबके के लोगों को फ्री में ये लोग पढ़ाते हैं? मैं भी पढ़ी हूँ मिशनरी स्कूल में, कभी इन लोगों ने तो फीस माफ़ नहीं किया, तो कैसे बोलते हैं कि हम लोग सेवा के भाव से आए? आप यहाँ पे ज़मीन लिए लीज पे कि हम यहाँ स्वास्थ्य और स्वास्थ्य चिकित्सा का व्यवस्था आपको देंगे, शिक्षा देंगे, लेकिन आप तो जितना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जितना बड़ा आपका स्कूल विद्यालय प्रांगण नहीं है, कॉलेज नहीं है, उतना बड़ा तो चर्च इन लोग एक्वायर कर लिया। मतलब इन लोगों का मिशन को समझिए। ये जांच का विषय है। झारखंड राज्य जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला CNT SPT एक्ट के तहत आने वाला राज्य में इस तरीके का अनर्गल जो जमीन का एक्वायरमेंट जो हुआ है, उस पर जांच होना चाहिए। किस तरीके से ये लोग यहाँ पे धड़ल्ले से हर एक गांव में कैसे ये लोग चर्च बना रहे हैं? में तो पढ़ रहे हैं बच्चे, निशा जी, तो क्या बच्चे फ्री में पढ़ पढ़ रहे रहे हैं, हैं? हॉस्पिटल में तो भी फ्री इलाज में कराने पढ़ के लिए रहे लोग हैं। जा रहे हैं। तो फ्री में पढ़ रहे हैं क्या? पैसे मैंने दे तो बोला कि मैंने भी पढ़ा है, और जाकर के जेवियर स्कूल में और कॉलेज में जाके एडमिशन करवाइए बच्चा लोग का। कितना डोनेशन लेगा पता चल जाएगा। अभी आया था हमारे पास में एडमिशन के लिए, हम बोले हम नहीं सकेंगे, हमारा नाम सुनेगा तो फादर लोग आपको बच्चा का जीवन खराब कर देगा। आदिवासियों के राज्य के CM होने के नाते कम से कम गाँवों में जीर्णोद्धार तो करते। उनके पिता के देहांत के बाद जब वो गांव गए 10 कर्म के लिए, 10 दिन वहाँ रुके, तो 10 दिन में वहाँ नेमरा में उन्होंने सड़कें बनवा दी, बिजली का व्यवस्था कर दिए, पानी आ गया, सब कुछ आ गया। तो उसके बाद फिर वो ठप हो गए, उसके बाद ठप हो गए। और भी लोगों के पिता तो डेथ करते होंगे ना जी, उनका भी तो गांव है ना, उनका हमारा भी तो गांव है। आइए ना हमारे गांव में भी बिजली लेके आइए। हमारे तो गांव दिसम में गुरु थे ना, तो मानना पड़ेगा ना उनको। दिसम गुरु थे, इसका मतलब वही इंसान थे जिन किन के लिए लड़ा दिसम गुरु जी ने। दिसम गुरु उनको कौन बनाया? आदिवासियों ने बनाया। तो जनता के लिए, जनता के परिप्रेक्ष्य में चुने गए लोगों को एक उनकी औकात बताने के लिए निशा भगत आई है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा आप बनाए गए हैं, जनता को ठगना बंद कीजिए। अब ये मनमानी नहीं चलेगी, आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। आदिवासियों का धर्म स्थल को अगर खराब गंदा गंदा वर्ड बोलता है, जो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, उसमें यहाँ के राज्य के माननीय मुख्यमंत्री उनको वोट बैंक के लिए, महज वोट बैंक के लिए वो चुप्पी मौन साधे हुए हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? क्या निशा भगत भी मजबूर हैं अपनी राजनीति को पक्की करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं? हेमंत सोरेन जी अगर ये चीजें कर रहे हैं कि वो किसी राजनीतिक दबाव में आकर के या सरकार के दबाव में आकर के है भाई, जिस तरीके से आप जीवन जी रहे हैं, जो संस्कार आपको मिला है, जो परंपरा है आपकी, जो आपके पुरखों ने आपको पाला है, तो भाई उसको बचाने में क्या है? क्यों नहीं बचाना चाहते हैं आप हमारे लोगों को? सिर्फ आप ही बचेंगे। विदेश जाएंगे, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम भी पहन रहे हैं अच्छा कपड़ा, लेकिन हम तो अपने आदिवासी अस्मिता को बचाने की बात कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बचाने की बात कर रहे हैं? आपके पास तो ताकत है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास तंत्र है, आप इस राज्य के मुखिया हैं, आप इस राज्य के राजा हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी संभावना है झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और JMM मिलकर के सरकार बनाए, या ऐसा लोग यहाँ के महसूस कर रहे हैं? क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि इतिहास के पन्नों को फिर से आप एक बार पलट के देखिएगा। क्या JMM कभी BJP के साथ गठबंधन नहीं किया है क्या? बिल्कुल। सत्ता के लालची लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर सत्ता के लालची लोगों को अगर मैं ललकार रही नहीं होती, तो आज ये लोग चुपचाप जो देख रहे हैं तमाशा, ये लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। दिल्ली गए थे तो क्या शॉपिंग कराने गए थे भौजी को? हाँ, विदेश गए थे तो फंड लाने गए थे क्या? तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, गए तो फंड क्यों नहीं आया? भाई, आप अगर एक आदिवासी सशक्त लीडर हैं, आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं, तो हर गरीब को मदद करने वाला दूसरा राज्य में लोग मदद करते हैं। हमारे आदिवासियों को बहला के फुसला के मिशनरीज वही ना फंडिंग देते थे। या विदेशी फंड आकर के यहाँ पे ताकतवर हो गए, नहीं तो ये भारत देश किसके देश के नाम से जाना जाता था? तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस झारखंड का मुखिया जो है बेईमान हो गया है। चलिए एक और सवाल, क्योंकि हम बोले थे पहले भी, एक पदयात्रा हुई है फिलहाल में ही,
जेएलकेएम के द्वारा डुमरी से राजधानी रांची तक एक बार तो डुमरी विधायक जयराम महतो अंदर भी छात्रवृत्ति के सवाल को ले रहे थे और बाहर भी उसी स्टाइल में उन्होंने सरकार को चुनौती दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से विरोधाभास लगा कि अंदर भी बाहर भी, लेकिन फिर भी छात्रों को ये आश्वासन नहीं मिल पाया कि अब सुनिश्चित हो जाएगी छात्रवृत्ति। कभी नहीं मिलेगा। ये जेएलकेएम पार्टी एक चोचला है। देख लीजिए कि जेएमएम का बी टीम है। अब फालतू ये सब बकवास कर रहा है ये लोग, क्रांतिकारी के नाम पे गाली गलौज। और ये यहाँ की संविधान के बारे देखिए ना, इस लोकतंत्र में क्या महिलाओं को गाली देने का बात होता है? उसका जो जेएलकेएम का सुप्रीमो से लेकर के महिला से लेकर पुरुष से लेकर के सारे लोग गालीबाज हैं। मुझे कहते हैं ये लोग गाली दे रही थी इसलिए पार्टी से निकाल दिए। तो ये लोग कौन सा सभ्य है भाई? अरे छात्र की राजनीति करके चमक के एगो विधायक बन गए तो भाई कम से कम हमको रील्सबाजी बोलते हैं, रील्सबाजी से कम निकलिए, उभरिए। इस भारत के संविधान के आप अगर माननीय हैं, संविधान के तहत आपको विधायकी में अगर जनता ने चुना है तो सिर्फ महतो पार्टी के लिए नहीं चुना है, सभी पार्टी के लिए। आज विद्यार्थियों के नाम पे चोचला दे रहे हैं और तरुण महतो का केस को गौन करने के लिए मंत्री बन करके बड़ी योजनाएं बन रही हैं। विदेशों में 400 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन 4 लाख बच्चे यहीं छात्रवृत्ति ना होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा। मैया सम्मान योजना देखिए, मैया सम्मान, यहाँ पे मैया लोगों को 51 टुकड़ा में काट दिया जा रहा है आदिवासी बेटी को, और इन लोगों को लाज नहीं लग रहा है। अब मैया सम्मान की बात कर रहे हैं लोग। सामने बैठ कर बात करें ना, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चाहे निशा जी, ये सब बातें आप अपने समाज के लिए कर रहे हैं, यहाँ के राजनीतिक धुरी को परिवर्तन करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप पर ये व्यक्तिगत आक्षेप लोग लगा रहे हैं, वो क्या सही जवाब आपको नहीं देना चाहते हैं या आपसे परेशान हैं जो व्यक्तिगत तौर पे आपको कुछ ना कुछ कहते हैं? देखिए, अभी तो ये सुनामी की लहर से ही डर के कांप गए हैं ये लोग। आने वाला समय में इन लोगों को संवैधानिक तरीके से जवाब देना होगा। और जो दोहरा लाभ ले रहे हैं, चाहे आदिवासी संस्कृति, चाहे इस झारखंड राज्य को जिन लोगों ने लूटने का काम किया है, चाहे वो कितना भी बाहुबली क्यों ना हो, सबको तोड़ने का काम मैं करूँगी। निशा जी के बाल क्या दिल्ली पहुंच गए? भेज तो दिया है, अब रास्ते पे है। अब मुझे जहाँ तक फीडबैक का ऑफ कोर्स इंतज़ार करूँगी। मुझे पूरा विश्वास है इस 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य जो है, यहाँ पर जो इस राज्य में महामहिम राज्यपाल के रूप में आज इस देश की राष्ट्रपति जो बैठी हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली एक बेटी हैं। जब हमारे झारखंड राज्य में वो पद स्थापित थी राज्यपाल के रूप में, तो उन्होंने 2017 में धर्मांतरण बिल लागू किया था। वो भली भांति समझती हैं कि हमारे झारखंड राज्य को, हमारे आदिवासी अस्मिता को, आत्मा को बचानी है, जल जंगल ज़मीन को बचानी है, तो डेलिस्टिंग अति आवश्यक है। डेलिस्टिंग होना चाहिए। जो लोग हमारा संस्कृति, हमारी सभ्यता, परंपरा छोड़ चुके हैं, जो भारत के संविधान के तहत आने वाला लुकुर कमेटी का जो फरमान 5 मापदंड है उससे दूर हो चुके हैं, तो उनका भी अलगाव होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारे साथ में निशा भगत थी और तमाम तरह के जो टॉपिक्स थे उस पर हमने चर्चा किया। पूरे प्रकरण को देखने के बाद आपके जहन में क्या चल रहा है? क्या लगता है आपको डिलिस्टिंग कितना ज़रूरी है और आप सहमत हैं या नहीं? कारण सहित आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मेरा नाम है रवि भास्कर। आप आगे भी देखते रहें। नमस्कार, जोहार।